नमस्कार। आज मैं त्रिलोकनाथ पांडे जी की कहानी मणि की चोरी का पाठ करने जा रही हूँ। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर यह कहानी इसलिए प्रस्तुत कर रही हूँ क्योंकि श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी यह कहानी बहुत कम लोगों को ही पता होगी। यह कहानी वाणी प्रकाशन से प्रकाशित खुफिया गिरी युगे युगे कहानी संग्रह में संकलित है। मणि की चोरी। महाराज उग्रसेन की राज्यसभा में एक बहुत सनसनीखेज मुकदमा पेश हुआ था। यदुवंश के एक शक्तिशाली सामंत सत्रजीत यादव ने यह मुकदमा दायर किया था। यादव कुल शिरोमणि स्वयं श्री कृष्ण के विरुद्ध। सत्रजीत एक विख्यात शिल्पी और वास्तुविद था। जब श्री कृष्ण जरासंध के डर से मथुरा छोड़कर भागे थे और सुदूर पश्चिम के सौराष्ट्र में यदुवंशियों का साम्राज्य स्थापित किए और इसकी राजधानी के रूप में समुद्र तट पर एक नगर का निर्माण कराना चाहा, तो सत्रजीत ने अपने वास्तु ज्ञान से द्वारिकावती नामक नगर की स्थापना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किया था। बाद में जब शाकंभरी के सूर्यवंशीय शासक सूर्यसेन ने अपने राज्य में एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराना चाहा, तो उसने सत्रजीत की सेवाएं ली। सत्रजीत ने एक अलौकिक सूर्य मंदिर की संरचना की। कहा जाता है कि सत्रजीत के कौशल से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान सूर्य ने उसे स्यमंतक नामक एक अत्यंत प्रकाशमान मणि पुरस्कार स्वरूप दिया। स्यमंतक मणि धारण कर सत्रजीत द्वारिकावती में जब विचरण करने लगा तो लोग उसे बहुत आदर और आश्चर्य से देखते थे। उसका छोटा भाई प्रसेनजीत, जो यादव साम्राज्य का एक राज्याधिकारी था, वह भी उस मणि को धारण कर कभी कभी राजसभा में पधारने लगा। जिस दिन वह मणि धारण करके आता, उस दिन वह पूरी राजसभा के आकर्षण का केंद्र बन जाता। यह कुछ लोगों को नागवार गुजरता। उनका मानना था कि इस प्रकार यादव सम्राट महाराज उग्रसेन की संप्रभुता और ऐश्वर्य को ठेस पहुंचती है। ऐसी स्थिति में एक दिन श्री कृष्ण सत्रजीत के घर पधारे। उन्होंने सत्रजीत को चुपके से समझाते हुए सलाह दी कि वह स्यमंतक मणि महाराज उग्रसेन को उपहार में दे दे। इससे एक ओर जहां यादव सम्राट की शोभा में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर वह सम्राट की विशेष कृपा का पात्र बन जाएगा। श्री कृष्ण की यह सलाह अकड़ू और अभिमानी सत्रजीत को बहुत बुरी लगी और उसने मणि देने से साफ इनकार कर दिया। इसके कुछ ही दिनों बाद एक दिन प्रसेनजीत सज धज कर मणि धारण कर और अश्व पर बैठकर गिरिवन में आखेट करने गया। कई दिन बीत जाने पर भी जब प्रसेनजीत घर वापस नहीं लौटा, तो सत्रजीत को आशंका हुई कि कहीं किसी ने उसकी हत्या कर मणि छीन तो न ली। जब उसे श्री कृष्ण की सलाह का ध्यान आया, तो उसे यकीन हो गया कि यह हत्या श्री कृष्ण ने ही की या कराई होगी और मणि चुपके से छीन लिया होगा। इसी आधार पर सत्रजीत ने श्री कृष्ण के विरुद्ध वाद दायर किया और यादव सम्राट उग्रसेन से न्याय की मांग की। उग्रसेन पशोपेश में पड़ गए। आरोपित न केवल उनका अपना दौहित्र था, बल्कि वह यदुवंश का सर्वाधिक सम्मानित और विशिष्ट व्यक्ति था। तथापि न्याय आसन पर बैठे सम्राट ने एक क्षण में अपने मन को दृढ़ किया और श्री कृष्ण की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। पूरी विनम्रता के साथ खड़े होकर श्री कृष्ण ने सम्राट की संप्रभुता और न्याय की प्रक्रिया के प्रति सम्मान प्रकट किया और स्पष्टीकरण दिया कि वे निर्दोष हैं।
अपने निर्दोष होने का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने 1 माह का समय मांगा, जो सम्राट द्वारा स्वीकार कर लिया गया। श्री कृष्ण के पास यादव साम्राज्य की विधि व्यवस्था के प्रमुख का प्रभार था। इस नाते साम्राज्य का गुप्तचर विभाग भी उन्हीं के अंतर्गत आता था। श्री कृष्ण के ऊपर अब दोहरी जिम्मेदारी थी। विधि व्यवस्था प्रमुख होने के नाते गायब हुए प्रसेनजित और मणि का पता लगाना और एक आरोपित के रूप में अपनी निर्दोषिता के साक्ष्य जुटाना। इसी बीच गुप्तचर प्रमुख दक्षनेत्र ने आकर श्री कृष्ण को सूचना दी कि सत्यजीत उनके विरुद्ध लोगों में तरह तरह के प्रवाद फैला रहा है। द्वारकावती नगर के कोने कोने में फैले स्थानीय गुप्तचरों ने अपने अपने क्षेत्र से इस संबंध में सूचनाएं एकत्र करके दक्षनेत्र के पास भेजी थी। एक गुप्तचर की सूचना के अनुसार सत्यजीत लोगों में कहता फिर रहा है कि श्री कृष्ण शातिर हत्यारा है। उसने बचपन में ही कई यादव योद्धाओं का संहार कर दिया था और अपने मामा तक को मार डाला। एक दूसरे गुप्तचर की सूचना के अनुसार श्री कृष्ण पर आरोप लग रहे हैं कि वह बचपन से ही चोरी में माहिर है और बचपन में वह नंद अहीर के घर और पड़ोस से मक्खन चुराता था। एक तीसरे गुप्तचर ने बताया कि सत्यजीत लोगों में कहता फिर रहा है कि श्री कृष्ण लंपट और व्यभिचारी है और जहाँ भी सुंदर युवती देखता है डोरे डालने लगता है। एक अन्य गुप्तचर ने दक्षनेत्र के कान में फुसफुसाकर बताया कि सत्यजीत ने अपने कुछ विश्वस्त लोगों से अपना दुखड़ा रोया है कि कृष्ण उसकी युवा पुत्री सत्यभामा को अपने प्रेम जाल में फंसाए हुए हैं। इन सारी खबरों को सुनकर भी श्री कृष्ण निश्चिंत और अविचल रहे। उनकी चिंता का मुख्य विषय रहा प्रसेनजित और मणि की खोज, और वह भी 1 माह के भीतर। इसके लिए उन्होंने अपने अंतर्गत आने वाले तीनों विभागों के प्रभारियों, सुरक्षा प्रभारी सेना नायक शत्रुघ्न यादव, आरक्षी प्रमुख प्रभंजन यादव और आसूचना प्रमुख दक्षनेत्र यादव के संग एक बैठक की। बैठक में शत्रुघ्न और प्रभंजन ने प्रमुख रूप से अपनी बातें कहीं, जिन्हें सुनकर भी श्री कृष्ण ने अनसुना कर दिया। श्री कृष्ण को लगा ये दोनों अधिकारी समस्या को गहराई से न समझ पा रहे थे। दोष उन अधिकारियों का भी न था, वे अपने अपने विभागीय दृष्टिकोण से समस्या का विश्लेषण कर रहे थे। शत्रुघ्न को इस समस्या के पीछे किसी शत्रु राज्य का हाथ दिख रहा था, जिसने यादव साम्राज्य में फूट डालने और बदनाम करने की रणनीति चाल चली थी। प्रभंजन को लग रहा था कि इस समस्या के पीछे अपनी राजधानी के ही किसी धूर्त और शरारती तत्व का हाथ था। आसूचना प्रमुख दक्षनेत्र ने समस्या के संबंध में कुछ ज़्यादा बोलना उचित नहीं समझा। बिना किसी निर्णय पर पहुंचे बैठक भंग हो गई और श्री कृष्ण ने तीनों अधिकारियों को आभार सहित विदा कर दिया। बाद में श्री कृष्ण ने दक्षनेत्र को चुपके से बुला भेजा और देर तक उससे विचार विमर्श करते रहे। अंततः दोनों ने मिलकर तय किया कि समस्या के समाधान के लिए एक खुफिया अभियान चलाया जाए। अभियान को चलाने की जिम्मेदारी पूरी तरह दक्षनेत्र को दी गई और उसे यह भी निर्देश दिया गया कि अभियान की प्रगति की पूरी सूचना नियमित रूप से श्री कृष्ण को देते रहें। गुप्तचरों के एक छोटे से दल ने सत्यजीत और प्रसेनजीत के मित्रों और रिश्तेदारों से चुपके से बात करके उनके बारे में बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी की। इन जानकारियों के आधार पर गुप्तचरों का एक दूसरा दल गिरिवन में प्रसेनजीत को खोजने निकला। गिरिवन में पश्चिम दिशा से प्रवेश कर सीधे रास्ते 2 दिनों तक पैदल चलने पर एक छोटी सी झील मिलती थी। द्रुतगामी अश्व पर चलने से 1 प्रहर के भीतर ही द्वारकावती से इस झील तक पहुंचा जा सकता था। खोजी दस्ते को इस झील के किनारे
एक नंग धड़ंग सिर कटी लाश मिली। लाश काफ़ी सड़ गल चुकी थी। खोजी दस्ते को लगा कि यह प्रसेनजीत की लाश होगी, किंतु प्रश्न अब यह था कि प्रसेनजीत को किसने मारा होगा। उसका घोड़ा और मणि अब कहाँ है। गुप्तचरों का यह दल देर तक इस विषय पर विचार विमर्श और विश्लेषण करता रहा, किंतु किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में असफल रहा। अंततः यह दल द्वारिकावती स्थित मुख्यालय वापस लौट आया। मुख्यालय में आसूचना विश्लेषकों का एक विशिष्ट दल खोजी दस्ते द्वारा लाई गई सूचनाओं के विश्लेषण में जुट गया। परिकल्पना, प्रस्थापना और खंडन मंडन की प्रक्रिया द्वारा सारी सूचनाओं, हत्या के तरीकों तथा घटना स्थल से प्राप्त संकेतों का विश्लेषण करके दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह हत्या सिंहनक जनजाति के किसी व्यक्ति ने की होगी। गिरिवन की उस छोटी सी झील के उत्तरी तट से दो रास्ते दोनों कोनों की ओर गए थे। जो रास्ता उत्तर पश्चिम के कोने की ओर गया है, उसे छोड़कर उत्तर पूर्व के कोने की ओर जाने वाले रास्ते पर एक पूरा दिन पैदल चलने पर वन का अत्यंत सघन क्षेत्र प्रारंभ होता था। यहीं से शुरू होता था सिंहनक समुदाय के प्रभुत्व की सीमा। सिंहनक समुदाय के बारे में आसूचना विश्लेषकों के अभिलेखों में पहले से ही कुछ सूचनाएं उपलब्ध थीं। इनके अनुसार सिंहनक जनजाति समुदाय अपनी उत्पत्ति सिंह से मानता था। सिंह सी बलिष्ठता और आक्रामकता, यह समुदाय इसे अपनी विशिष्ट उपलब्धि मानता था। यह समुदाय सभ्य समाज से सर्वथा विलग गिरिवन के आंतरिक भाग में रहता था। आपसी बातचीत में इस समुदाय के लोग केसु नामक बोली बोलते थे, जिसे इस समुदाय से बाहर के लोग बिल्कुल नहीं समझ पाते थे। केसु बोली की दूसरी विशेषता उसकी विशिष्ट उच्चारण शैली बताई जाती थी। कहा जाता था कि इसके उच्चारण में सिंह की ही तरह एक खास गुर्राहट होती है। 5 विशिष्ट गुप्तचरों की एक टोली का गठन किया गया। सिंहनक समुदाय के बारे में उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर सभी 5 गुप्तचरों को अनुकूलित और प्रशिक्षित किया गया। उनमें से 2 गुप्तचरों को सिंहनक लोगों की केसु बोली को उसके विशिष्ट उच्चारण के साथ बोलने का प्रशिक्षण दिया गया। विशेष रूप से प्रशिक्षित होकर गुप्तचरों का दल जंगल में पहुंचा। इस दल को झील तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं हुई। योजना के अनुसार 3 गुप्तचरों को झील के पास ही रुक जाना था, जबकि 2 गुप्तचरों को पूर्व और उत्तर के कोने की ओर जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ना था। इस रास्ते पर पूरे एक दिन चलने पर 2 लोगों का वह दल एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां 7 ताड़ के पेड़ एक पंक्ति में खड़े थे। ये पेड़ ही इस बात के संकेत थे कि इससे आगे सिंहनक समुदाय का साम्राज्य है। इस साम्राज्य में प्रवेश प्राणघातक माना जाता था। चतुर गुप्तचर राजित ने 7 ताड़ के पेड़ों के पास अपने सामान्य वस्त्र उतारकर अपने साथी अपराजित को सौंप दिए और सिंहनक लोगों जैसी जनजातीय वेशभूषा बना ली। गुप्तचर प्रमुख दक्षनेत्र के निर्देशानुसार राजित को ही सिंहनक लोगों की बस्ती में जाना था और अपराजित को सीमा पर रुककर उसकी प्रतीक्षा करनी थी। सिंहनक लोगों में जाकर घुल मिल जाने के लिए राजित को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया था। उसे सिंहनकों की बोली केसु का विशेष अभ्यास कराया गया था। साथ ही सिंहनकों के रीति रिवाज के बारे में भी उसे अच्छी तरह समझा दिया गया था। चौथे दिन राजित भागता हुआ अपराजित के पास पहुंचा। दोनों झील के पास छुपे हुए अपने 3 अन्य साथियों से मिलने तुरंत चल पड़े। वहां से 5
द्वारिकावती स्थित अपने मुख्यालय लौट आए। मुख्यालय में राजित ने दक्षनेत्र के समक्ष सारा विवरण प्रस्तुत किया। सातों ताड़ वृक्षों से आगे दिन भर लगातार चलकर मैं शाम को एक घने जंगल में जा पहुंचा। जैसा कि हमें पहले ही बताया गया था कि इस जंगल के ठीक बाद सिंहनकों की बस्ती है, मैं जल्दी से वह जंगल पार कर रात के अंधेरे में बस्ती में चुपके से घुस जाना चाहता था। लेकिन अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था और मैं जंगल में रास्ता भटक गया। जंगली जानवरों के डर से रात किसी पेड़ पर बैठकर बिताने के विचार से मैं एक बड़े से पेड़ के नीचे पड़ी एक चट्टान पर चढ़कर पेड़ पर जा बैठा। दिन भर की थकान के कारण मैं पेड़ की दो जुड़ी हुई शाखाओं पर लेट गया और मुझे नींद आ गई। भयंकर शोरगुल सुनकर मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि कुछ लोगों का एक झुंड हाथों में मशाल लिए चला आ रहा है। उस झुंड के आगे आगे एक बुढ़िया चल रही थी। उसके ठीक पीछे दो लोग एक किशोर को पकड़े चल रहे थे। लगता था वह किशोर नशे में था या वह जबरदस्ती घसीट कर लाया जा रहा था। उसके पीछे दो पंक्तियों में कुछ लोग चल रहे थे, दहाड़ते हुए, शेरों जैसी गर्जना करते हुए। उनके अगल बगल मशाल लिए हुए कुछ लोग चल रहे थे। उन सबके पीछे लोगों का झुंड शोर मचाते हुए चल रहा था। उनमें भी कुछ लोग मशाल लिए हुए थे। वह पूरा जुलूस उसी पेड़ के नीचे आकर रुका जिस पर मैं बैठा था। सिंह की तरह गर्जना करने वाले लोगों में से एक ने उछलकर उस घसीट कर लाए जा रहे लड़के की गर्दन को अपने दांतों से दबोच लिया। दर्द से बिलबिलाता वह लड़का भयानक आर्तनाद करने लगा। जब उसकी गर्दन से रक्त की तेज धार निकलने लगी तो उसको पकड़े हुए लोगों ने उसकी गर्दन को उस पत्थर पर एक सिरे पर जबरदस्ती सटा दिया। लड़का तड़पता रहा। दो मशालधारी अपनी मशालें लिए तेजी से उस पत्थर के पास पहुंच गए। बुढ़िया उदास स्वरों में कुछ गीत गाने लगी। उसके गीत से मुझे लगा कि वह किसी सिंहदेव की अभ्यर्थना के गीत गा रही थी और अपने मुखिया शार्दूल की सकुशल वापसी के लिए विनती कर रही थी। मशाल की रोशनी में मैंने गौर किया कि जिस पत्थर पर पैर रखकर मैं पेड़ पर चढ़ा था वह अनगढ़ पत्थर सिंह की आकृति का था और शायद वही सिंहनक जनजाति का देवता सिंहदेव था। मेरे देखते देखते सिंह की गर्जना करने वाले व्यक्तियों में से एक ने सहसा उस बालक के पेट पर अपने दोनों पंजों से आघात किया और पेट फाड़ डाला। यह भयावह दृश्य देखकर मैं बुरी तरह डर गया और मारे डर के कांपने लगा। इस वजह से मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं धम से नीचे आ गिरा। मेरे गिरते ही वहाँ इकट्ठे सारे लोग भाग खड़े हुए। मैं मारे डर के चुपचाप पड़ा रहा। थोड़ी ही देर में बुढ़िया औरत जो उस जनजाति की पुजारिन लग रही थी सहमते हुए मेरे निकट आ पहुंची। सिंहनकों जैसी मेरी वेशभूषा देखकर वह जोर से चिल्लाई, हमारा नया राजा आया है। सिंहदेव हम पर प्रसन्न है। हमारे पुराने राजा शार्दूल को सिंहदेव ने वापस बुला लिया और उनके स्थान पर यह नया राजा भेजा है। इतना सुनते ही सब लोग मेरे नज़दीक आ गए और लगे नाचने गाने। नाचते गाते वे लोग मुझे अपने कंधों पर उठाकर अपनी बस्ती में ले गए। राजा के रूप में मेरा अभिषेक किए जाने की तैयारियां अगले दिन से ही शुरू हो गईं। उन लोगों की बातचीत और अपनी संक्षिप्त पूछताछ से मुझे मालूम हुआ कि सिंहनक समुदाय का पुराना वैर भल्लुक समुदाय के लोगों से था। उनका अपना मुखिया शार्दूल पहले कई बार भल्लुक मुखिया जामवंत से भिड़ चुका था। वह लड़का जो पिछली रात सिंहदेव के सामने मारा गया था वह पड़ोसी भल्लुक जनजाति का था और भटकते हुए सिंहनकों के साम्राज्य में आ गया था और पकड़ लिया गया था। इसके आगे राजित को कुछ मालूम नहीं था।
दक्षनेत्र ने तुरंत अपने आसूचना विश्लेषकों को बुलाया और राजित द्वारा बताए गए विवरण से अवगत कराया। राजित के प्रतिवेदन में अधिकतर बेकार सूचनाएं थीं। विश्लेषकों के दल को सिंहनकों और भल्लुकों के वैमनस्य के बारे में पहले से ही पता था। राजित द्वारा लाई गई ताज़ी खबर के आधार पर इस दल ने निष्कर्ष निकाला कि शार्दूल और जामवंत के बीच द्वंद्व युद्ध हुआ होगा और उस युद्ध के दौरान ही शार्दूल मारा गया होगा। लेकिन प्रसेनजीत की मौत और मणि के गायब होने की गुत्थी नहीं खुल रही थी। आसूचना विश्लेषकों को लग रहा था कि शार्दूल और जामवंत की लड़ाई में ही मणि के गायब होने का रहस्य छुपा हुआ है, लेकिन उन्हें कोई ऐसा सूत्र नहीं मिल रहा था जिससे दोनों घटनाओं के बीच कोई तार्किक संबंध स्थापित किया जा सके। कई दिनों तक वे सूचनाओं व संभावनाओं पर तर्क वितर्क, खंडन मंडन और संश्लेषण विश्लेषण करते रहे। अंततः उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और हताश होकर अपने प्रमुख दक्षनेत्र के पास पहुँचे। दक्षनेत्र ने भी आसूचना विश्लेषकों के दल के साथ मिलकर पुनः उसी प्रक्रिया पर जोर लगाया, लेकिन सफलता हाथ न लगी। परेशान होकर दक्षनेत्र श्री कृष्ण के पास पहुंचा। श्री कृष्ण ने उसकी बातें धीरज से सुनी। उन्हें चिंता तब हुई जब दक्षनेत्र ने गुप्तचर्या की सीमाओं का उल्लेख करते हुए एकदम हथियार डाल दिया। अब तक किए गए प्रयासों में दक्षनेत्र ने 15 दिन गंवा दिए थे, जो कि मिले हुए कुल 1 माह के समय का आधा था। कुछ देर चुपचाप सोचते रहने के बाद श्री कृष्ण ने दक्षनेत्र की पीठ थपथपाते हुए कहा, मेरा मन कहता है कि प्रसेनजीत की मृत्यु का भल्लुक जनजाति से कुछ संबंध है। ऐसा क्यों नहीं करते कि भल्लुकों के यहाँ चुपके से पता करो, खासकर उनके मुखिया जामवंत पर निगाह रखते हुए। मैं जानता हूँ जामवंत बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है। ऐसा ही व्यक्ति शार्दूल जैसे शेर इंसान को मार सकता है। और हाँ, गोपनीयता और शीघ्रता का विशेष ध्यान रखना। हम आधा समय पहले ही गंवा चुके हैं और अगर तुम्हारे आदमी गोपनीयता का खास ध्यान नहीं रखेंगे तो ज़रूर जान से हाथ धो बैठेंगे। गुप्तचर मुख्यालय में भल्लुकों के विरुद्ध एक खुफिया अभियान छेड़ने की योजना बनाई जाने लगी। 5 कुशल और कर्मठ गुप्तचरों को चुनकर एक विशेष दल बनाया गया। दल के सभी सदस्यों को भल्लुक जनजाति के इतिहास, भूगोल के साथ साथ उनके बारे में जननांकीय जानकारियां दी गई। भल्लुकों की संस्कृति और उनके रीति रिवाजों के बारे में खूब सिखाने पढ़ाने के साथ ही उस समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भूमा नामक बोली को समझने और बोलने का अभ्यास कराया गया। पिछले दल के अनुभवों से लाभ उठाते हुए इस बार के दल के लोग भी उस झील तक पहुँचे। 5 लोगों के दल में से 3 तो पिछली रक्षा पंक्ति के रूप में झील के किनारे एक गुप्त स्थान पर छुप गए, यह जानते हुए कि पूर्व और उत्तर के कोने की ओर जाने वाला रास्ता सिंहनक क्षेत्र में जाता है और पश्चिम उत्तर के कोने में जाने वाला रास्ता भल्लुक प्रदेश का है। 2 विशेष रूप से प्रशिक्षित गुप्तचर मित्रसेन और चंद्रसेन भल्लुक प्रदेश की ओर बढ़े। काफ़ी देर तक जंगली रास्तों से चलते रहने के बाद मित्रसेन की दृष्टि अचानक आसमान की ओर गई तो आश्चर्य और कौतूहल से उसने अपने बगल में चल रहे चंद्रसेन को कोहनी मारते हुए आसमान में देखने का इशारा किया। आसमान की ओर देखकर नाराज होते हुए चंद्रसेन ने कहा, क्या खास है जो तुम इतना हैरत से मुझे दिखा रहे हो? आसमान में उड़ते गिद्धों को कभी नहीं देखा है? देखा है, पर यह कुछ खास लग रहा है। कैसे? समझ तो मैं भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन वहाँ ज़मीन पर लगता है कुछ खास होगा। तभी आसमान में गिद्ध चक्कर काट रहे हैं। पता लगाने के चक्कर में दोनों गुप्तचर एक विस्तृत घास के मैदान में पहुँच गए। देखा
वहाँ एक जगह कुछ गिद्ध जमीन पर कुछ नोच नोच कर खा रहे हैं। शीघ्रता से नज़दीक पहुँचने पर वहाँ 3 लाशें दिखीं, जो अब बस कंकाल मात्र रह गई थीं। उनमें से एक लाश किसी घोड़े जैसे जानवर की थी, 2 लाशें इंसानों की थीं। उनके वस्त्रों से लग रहा था कि एक कोई संभ्रांत नागरिक रहा होगा और दूसरा कोई जनजातीय व्यक्ति। जनजातीय लगने वाले व्यक्ति के गले में कौड़ियों की माला थी, जो प्रायः सिंहनक जनजाति के लोग पहनते थे। इन लाशों के वहाँ मिलने की गुत्थी वे दोनों सुलझा नहीं पा रहे थे। अचानक मित्रसेन की दृष्टि उस लाश पर गई जिसके वस्त्र संभ्रांत नागरिकों जैसे थे। देखा, उस लाश की बाह में एक सुंदर केयूर बंधा था। नज़दीक जाकर गौर से निरीक्षण किया तो मित्रसेन आश्चर्य से चीख पड़ा, अरे, इस पर तो यादव साम्राज्य का राजचिन्ह अंकित है। मित्रसेन और चंद्रसेन कुछ दूरी पर हटकर बैठ गए और वहाँ की स्थिति का विश्लेषण करने लगे। अब तक के तथ्यों और सूचनाओं के विश्लेषण से उन्हें लगा कि संभ्रांत वस्त्रों वाली लाश गायब हुए प्रसेनजीत की होगी और जानवर की लाश उसके घोड़े की होगी। दूसरी लाश गायब हुए सिंहनक मुखिया शार्दूल की होगी, लेकिन इस विश्लेषण ने उन्हें कई अनसुलझे सवालों में उलझा दिया। क्या वे दोनों आपस में लड़ मरे थे या किसी और ने उन्हें मार डाला होगा? कौन ऐसा बलशाली रहा होगा जिसने उन दोनों को मार डाला होगा? और अब वहाँ मणि नहीं है तो कहाँ है? क्या वह बलशाली व्यक्ति मणि उठा ले गया? साथ ही उन्हें यह प्रश्न भी परेशान कर रहा था कि यदि वहाँ प्रसेनजीत की मृत्यु हुई तो झील के तट पर मिली सिरकटी लाश किसकी थी? इस विचार विमर्श के बीच चंद्रसेन की दृष्टि सामने वाले एक बीहड़ सूखे नाले के पार डोलते एक क्षीण काया पर पड़ी। लगा जैसे वहाँ कोई घूम रहा है। उन दोनों ने यह तय किया कि वहाँ जाकर पता करना चाहिए। तय यह भी हुआ कि एक वहाँ जाकर पूछताछ करे और दूसरा नाले के इस पार इंतज़ार करे। दोनों में से कौन वहाँ जाएगा, इसका निर्णय उन्होंने एक निष्क मुद्रा उछालकर किया। मित्रसेन का जाना तय हुआ। मित्रसेन ने उस कृशकाय बुढ़िया के पैर पकड़ लिए। जब उसने मिनमिनाते हुए पूछा, कौन हो तुम? कैसे तुम भल्लुकों के क्षेत्र में आ गए? भल्लुकराज महाराज जामवंत तुम्हें देख लेंगे तो तुम्हारी जान ले लेंगे। यह वही बुढ़िया थी जो नाले के उस पार से एक क्षीण काया जैसी दिख रही थी। वह नाला भल्लुक क्षेत्र की सीमा थी। मित्रसेन के अनुनय विनय से बुढ़िया पिघल गई। मैं महाराज जामवंत की गृह सेविका हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर पर महाराज का दुर्ग है। मैं तुम्हें वहाँ छुपा कर रखूँगी। अगर तुम घरेलू कामों में मेरी मदद करते रहोगे तो। मित्रसेन सहर्ष तैयार हो गया। जामवंत का दुर्ग क्या था? बस एक गुफा के भीतर बसाया हुआ घर था। उस गुफा में बुढ़िया ले जाने लगी तो एक भल्लुक द्वारपाल ने टोका, किंतु एक मृगछाल से बुढ़िया ने मित्रसेन का मुख पहले ही ढक रखा था, अतः अधिक स्पष्टीकरण दिए बिना प्रवेश मिल गया। गुफा के भीतर बुढ़िया बहुत देर तक चलती रही। इस दौरान मित्रसेन के मुंह पर से मृगछाल हटा दी गई। गुफा के भीतर प्रकृति की कारीगरी देखकर मित्रसेन बहुत हैरान था। जामवंत के आवास के द्वार पर ही बुढ़िया का आवास था, जहां उसने मित्रसेन को ठहरा दिया। बुढ़िया से बातचीत के दौरान मित्रसेन को मालूम हुआ कि एक पखवाड़े पहले जामवंत एक अद्भुत चमकदार मणि लाए हैं, जिसे उन्होंने अपनी बेटी जामवंती को उपहार में दिया है। मित्रसेन ने
बुढ़िया से और आगे पूछताछ की तो पता चला कि जामवंत नाले के पार शिकार खेलने गए थे, वहीं उनकी भिड़ंत सिंघनक के राजा शार्दूल से हो गई थी। शार्दूल ने कुछ ही देर पहले एक अजनबी घुड़सवार को मारकर एक चमकदार मणि छीनी थी। उस मणि को हथियाने के चक्कर में ही शार्दूल और जामवंत की लड़ाई हुई थी, जिसमें शार्दूल मारा गया और जामवंत वह मणि घर ले आए। इस जानकारी पर मित्रसेन मन ही मन बहुत खुश हुआ। वह समझ गया कि वह मणि यही है और मारा जाने वाला घुड़सवार प्रसेनजीत ही था। मित्रसेन ने मन ही मन योजना बनाई कि वह मणि को जामवंत के यहाँ से चुरा ले जाएगा। मित्रसेन लगातार चक्कर में रहा कि वह मणि किसी तरह चुरा ले। चूँकि वह मणि जामवंत की बेटी जामवंती हमेशा सोते जागते अपने गले में पहने रहती थी, इसलिए उसे चुराना असंभव लग रहा था। ज़्यादा दुस्साहस करने पर जान जाने का खतरा था। फिर मित्रसेन गुप्तचर था, वह कोई योद्धा तो था नहीं कि जामवंत से टकरा जाए। अतः वह यह खबर लेकर रात में चोरी चुपके वहाँ से भाग खड़ा हुआ। रात के अंधेरे में ही नाला पार कर मित्रसेन चंद्रसेन से मिला और दोनों फुर्ती से भागकर झील के पास अपने दल में आ मिले। आगे गुप्तचरों का वह दल द्वारिकावती स्थित अपने मुख्यालय वापस लौट आया। मित्रसेन द्वारा बताया गया विवरण सुनकर दक्षनेत्र बहुत प्रसन्न हुआ और श्री कृष्ण को सूचित करने दौड़ पड़ा। सूचना पाकर श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए। बिना देर किए तुरंत उन्होंने एक अभियान की योजना बनाई, जिसमें स्वयं उनके अलावा सिर्फ मित्रसेन को भाग लेना था। इस बीच दक्षनेत्र ने झील के किनारे मिली लाश की बात उठाई और इस रहस्य को भी लगे हाथ सुलझा लिए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री कृष्ण ने उसे झिड़कते हुए कहा, मणि को प्राप्त करना हमारी पहली प्राथमिकता है, हम अभी उसी पर केंद्रित रहेंगे। तुम बाद में सिर कटी लाश का रहस्य अवश्य सुलझाना। श्री कृष्ण और मित्रसेन जामवंत के गुफानुमा दुर्ग में प्रवेश कर सीधे जामवंत के सामने जा खड़े हुए। श्री कृष्ण ने बड़ी विनम्रता से निवेदन किया, भाई वह मणि मुझे दे दो। उसकी चोरी का आरोप मुझ पर लगा है। मणि के स्वामी को मणि लौटाकर मैं आरोप मुक्त हो जाऊंगा। मणि के बदले जो भी धन दौलत तुम्हें चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। श्री कृष्ण को अपने आवास में इस तरह घुसा देखकर जामवंत बहुत क्रुद्ध हुआ। मणि मांगने की उनकी याचना को उसने उनका दुस्साहस माना और गरजते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत है जो मेरे घर में घुसकर मुझसे मणि लौटाने को कह रहे हो। साथ ही उसने एक जबरदस्त गुस्सा श्री कृष्ण पर मारा। श्री कृष्ण फुर्ती से उछलकर एक तरफ खड़े हो गए। जामवंत का प्रहार बेकार गया। यही नहीं, प्रहार के आवेग में जामवंत जमीन पर मुंह के बल धम से गिरा। कुछ ही दूरी पर खड़ी जामवंती श्री कृष्ण की स्फूर्ति और साहस देखकर उन पर लट्टू हो गई। जामवंत ने जल्दी से उठकर फिर से प्रहार किया। अपनी फुर्तीबाजी से खुद को एक बार पुनः बचाते हुए श्री कृष्ण अब समझ गए कि बिना लड़े जामवंत मानने वाला नहीं है। उन्होंने जामवंत पर एक जोरदार मुष्टि प्रहार किया। दोनों में बड़ी देर तक मल्लयुद्ध चलता रहा। जामवंत बड़े हैरत में था कि उससे इतनी देर और इतनी कुशलता से लड़ने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। स्वयं भगवान विष्णु के अलावा कोई अन्य मल्ल युद्ध में उसे नीचा नहीं दिखा सकता। तो क्या यह श्री कृष्ण भगवान विष्णु का ही अवतार है? यह बोध गहराते ही जामवंत दोनों हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में झुक गया। सत्यजीत को मणि वापस मिल गई। श्री कृष्ण को सत्यजीत पुत्री सत्यभामा और जामवंत पुत्री जामवंती पत्नियों के रूप में प्राप्त हुई।
गुप्तचर मित्रसेन को पदोन्नति और नकद पुरस्कार प्राप्त हुए। सिरकटी लाश का रहस्य सुलझाना अभी बाकी रहा। धन्यवाद।